हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेक्षा जैन। वेलकम बैक टू ओमेगा लाइन 15। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल का सीज़न चल रहा है, तो हम सबसे पहले आपको आईपीएल की न्यूज़ देंगे और वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट का पता चल सके। गाइस शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, कल जो मैच था वो राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच था। राजस्थान रॉयल्स कल जो है 12 रनों से जीत गई थी। जो रियान पराग थे उन्होंने 45 बॉल्स पे 84 रन्स बनाए और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। दिल्ली कैपिटल्स के भी कुछ प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। स्टब्स ने 23 बॉल्स पे 44 रन बनाए। आरआर 12 रनों से जीत गई थी। जैसे कि हमें पता है आज जो मैच है वो आरसीबी वर्सेस केकेआर का है। गाइज नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नमेंट को बोलते हैं बेसिकली जो आपने अग्निवीर स्कीम बनाई थी उसके लिए आपको यूथ से अपोलोजाइज़ करना चाहिए। थोड़ी सी अग्निवीर स्कीम को समझते हैं। अग्निवीर स्कीम क्या थी? ये 2022 में आई थी 14 जून को। इसमें क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारी आर्मी है, उसमें नई फोर्सेस की ज़रूरत थी, नए स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी, तो ये अग्निवीर स्कीम को लाया गया। इस स्कीम में क्या होता था कि 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स के चाइल्ड को हम आर्मी में भर्ती देंगे। बट फिर क्या हुआ कि कोविड का टाइम आ गया 2022 में, तो जो बच्चे 21 ईयर्स के थे उस टाइम पे उनकी एज चली गई और उस टाइम ओल्ड स्कीम पे कोई भी काम नहीं चल रहा था। जो ओल्ड स्कीम में एज थी वो 32 ईयर्स की एवरेज एज थी। तो जो भी बच्चे 21 ईयर्स से ऊपर हो गए थे उनको बेसिकली आर्मी में भर्ती नहीं मिल रही थी। और इस अग्निवीर स्कीम में एक और दिक्कत थी कि इसमें जो भी स्टूडेंट्स भर्ती होंगे उनको सर्विसेज सिर्फ 4 ईयर्स तक दी जाएगी। 4 ईयर्स के बाद उसमें से 25% ऑफ स्टूडेंट्स को तो परमानेंट आर्म फोर्स में दे दी जाएगी सीट, लेकिन जो बाकी के 75% स्टूडेंट थे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस न्यू स्कीम से बिल्कुल ज़्यादा नाराज़ हो गए क्योंकि 4 साल बाद वो क्या करेंगे, 4 साल बाद उनके करियर का क्या होगा। तो इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बोला कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो आप स्टूडेंट से ये प्रॉमिस करो कि आप उनको ओल्ड स्कीम में भी भर्ती दोगे। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर सिंह, उन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं करी कि वो जो ओल्ड स्कीम है उस पर कुछ भी काम करेंगे। उन्होंने बल्कि हिंट किया कि जो गवर्नमेंट है वो नई स्कीम में ही कुछ चेंजेस कर सकती है लेकिन ओल्ड स्कीम में दोबारा नहीं लाएगी। तो हमारे मिस्टर मोदी जो हैं वो अपनी न्यू स्कीम पे ही लॉन्गर वर्क करने वाले हैं और इसीलिए जो मिस्टर खारजे हैं उन्होंने बोला कि उनको हमारे यूथ से अपोलोजाइज़ करना चाहिए कि वो 4 साल बाद अपने फ्यूचर का क्या करेंगे। दैट इज़ इट। गाइज नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कोर सेक्टर से रिलेटेड है। कोर सेक्टर बेसिकली सबसे पहले समझो कि क्या होता है। कोर सेक्टर में बेसिकली 8 मेन सेक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे कि कोल हो गया और गैस हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये सारे कोर सेक्टर्स हैं। इसमें 6.7% की ग्रोथ सिर्फ फरवरी में देखी गई है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये जो कोर सेक्टर्स हैं ये हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने में। और ये हमें किससे पता चलता है? IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो IIP है ये क्या करती है? ये मेज़र करती है कि कितना जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया इन 8 कोर सेक्टर्स में। तो फरवरी में पता चला कि इन 8 कोर सेक्टर में 6.7% का चेंज आया। और जो ये चेंज है फिर CSO क्या होता है? सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को मंथली बेसिस पर पब्लिश करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोर सेक्टर में कितना चेंज आया है। और जो ये CSO है ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, ये साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो मिस्टर केजरीवाल सर से रिलेटेड है। जैसे कि हमें पता है कि 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक मिस्टर केजरीवाल सर ED की कस्टडी में थे। अब जो है उनको हाई कोर्ट में प्ली दी गई कि उनसे उनकी CM की पोस्ट को ले लिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस प्ली को, कि हम उनको CM की पोस्ट से हटाएंगे। हाई कोर्ट बोला हम नहीं हटाएंगे। हाई कोर्ट ने बोला कि जो ये केस है इसमें कोई भी जुडिशियल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का केस है, आप इसको अपने आप हैंडल कीजिए। देन उसके बाद सुरजीत सिंह यादव जी ने बोला यूनियन गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि मिस्टर केजरीवाल अभी भी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे कैसे हैं। तो फिर इस पर जब सुरजीत सिंह यादव ने हाई कोर्ट को ये बात बोली, दिल्ली गवर्नमेंट को ये बात बोली, तो फिर हाई कोर्ट ने बोला मिस्टर यादव को कि आप हमें ऐसा कोई लीगल बात शो करिए कि हमें केजरीवाल सर को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से क्यों हटाना चाहिए। गाइज नेक्स्ट एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने हेल्प करी है NRI कपल को युगांडा चाइल्ड की अडॉप्शन में। NRI कपल क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसे कपल। तो पहले क्या होता था कि जो हमारे इंडियन लॉज हैं ऐसी कोई क्रॉस बॉर्डर की अडॉप्शन, जो चाइल्ड की अडॉप्शन है उसका ऐसा कोई लॉ नहीं था। लेकिन जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि इस चीज़ को वैलिडेट कर दिया जाना चाहिए, युगांडा की चाइल्ड अडॉप्शन को वैलिडेट कर दिया जाना चाहिए NRI कपल के लिए।
तो लेकिन ये कैसे होगा कि जो जो भी कपल है उसको युगांडा चाइल्ड चाहिए होगा तो उसको अप्रूवल चाहिए होगा हाई कोर्ट ऑफ युगांडा का। उसके बाद जो हमारी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है वो एक स्पॉट लेटर इशू करेगी, ठीक है, अंडर द एक्ट अडॉप्शन रेगुलेशन 2022। लेकिन बाद में जो हमारी कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसने बोला कि इस स्पॉट लेटर, जो आप ये सपोर्ट लेटर इशू करोगे, इसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए, एक अप्रूवल दे देना चाहिए कि आप ये चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को रेगुलेट करना चाहिए, इशू करना चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ कोल से रिलेटेड है। कल भी हमने कॉल की एक न्यूज़ पढ़ी थी, आज भी पढ़ते हैं। कोल पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जो हमारी कंट्री है वो उसका वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता जा रहा है इंक्रीजिंगली, मतलब कि हर बार जो है वेदर एक अनफॉर्मेट वे से, कि ये नहीं पता चल रहा कि किसी टाइम वेदर बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, किसी टाइम बहुत ज़्यादा कम हॉट हो रहा है, मतलब बेसिकली क्या है कि ज़्यादा तेज़ी से हॉट होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी फास्ट ग्रोइंग हो रही है। लेकिन क्या हुआ, इस फास्ट ग्रोइंग कंजम्पशन की वजह से 2023 में अगस्त मंथ में देखा गया कि 840 मिलियन यूनिट्स जो हैं मॉनसून की वजह से सप्लाई नहीं हो पाई, कोल की सप्लाई नहीं हो पाई। जबकि क्या था, और जो ये 840 मिलियन टन्स है ना, ये सिर्फ 0.55% है उस मंथ की कोल यूसेज का, ठीक है। तो हमारी कोल मिनिस्ट्री ने बताया कि जो ये 0.55% है ना, ये 0.6 मिलियन टन्स के इक्वल है। इतना कोल और उनको पहुंचाना था कि ताकि शॉर्टेज ना हो, और 0.6 मिलियन टन्स उनके पास अवेलेबल था, इवन 0.6 नहीं, उनके पास 30 मिलियन टन्स अवेलेबल था। तो इंडिया में बेसिकली कोल अवेलेबल कराने की दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, लॉजिस्टिक के इशू ज़्यादा होते हैं, स्पीडी मूवमेंट नहीं हो पाती हमारे इंडिया में कोल की। तो कल के आर्टिकल में भी यही था कि जो हमारी कोल मिनिस्ट्री है और रेलवे मिनिस्ट्री है वो ये डिसाइड कर रही है कि हम कोल के लिए ज़्यादा जो है वैगन लाएंगे, वैगन मतलब कि रेलवे के डिब्बे प्रोवाइड कराएंगे ताकि कोल की स्पीडी मूवमेंट हो सके। और जो हमारी कोल मिनिस्ट्री है उसने क्या डिसाइड किया था कि हम फॉरेन से काफ़ी सारी मशीनरीज इंपोर्ट करेंगे जिससे कि हमें कोल की मूवमेंट में स्पीडी मूवमेंट हो सके। इसमें क्या था, जनरेशन और लोकेशन में कैसे प्रॉब्लम थी, हमारी कोल मिनिस्ट्री बताती है कि काफ़ी सारे प्लांट्स जो है ना वो जनरेट तो करते हैं बहुत सारा कोल, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो हमारी माइन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, लॉजिस्टिक में दिक्कत आ रही है। सो गाइज नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो AFSPA से रिलेटेड है। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसमें क्या होता है, जो भी एरिया में ये गवर्नमेंट लागू कर देती है उसमें क्या होता है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस की पावर्स को बढ़ा दिया जाता है। पावर कैसे बढ़ा दी जाती है, उस टाइम अगर ये वाला रूल वहाँ लगा होगा तो फिर आर्म्ड फोर्सेस कुछ भी कर सकती हैं। बेसिकली उनको जो अगर कोई अनपीस क्रिएट करेगा तो उसको मार भी सकती हैं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। इनिशियली इस AFSPA को क्या बोला जाता था, असम एंड मणिपुर स्पेशल एक्ट 1958, क्योंकि सबसे पहले ये असम एंड मणिपुर में ही लगी थी। करंटली ये असम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश में लग रही है। ये अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, और ये 6 मंथ 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये रहा 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ PhD स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब से क्या होगा, जो हमारे UGC के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार, उन्होंने थर्सडे को बोला कि अब अपकमिंग एकेडमिक ईयर के लिए हम PhD के एडमिशन्स के लिए जो नेट का एग्ज़ाम है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब क्या होगा कि सभी एंट्रेंसेस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा जो कंडक्ट कराए जाते थे PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो हमारे चेयरमैन ने बोला कि मार्च 13 को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये चीज़ स्पेसिफाई हुई कि PhD के एडमिशन्स के लिए नेट कैंडिडेट को अब एलिजिबल माना जाएगा, और इसमें 3 डिफरेंट कैटेगराइज कर दी, GRF की अलग कर दी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग कर दी और PhD प्रोग्राम्स के लिए अलग कर दी। अब क्या होगा कि आपके नेट एग्जामिनेशन के 70% मार्क्स को वेटेज दी जाएगी, 70% मार्क्स को वेटेज दी जाएगी, और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें 30% ऑफ मार्क्स आपके लिए जाएंगे। फिर इन दोनों के टोटल के बेसिस पे जो भी क्राइटेरिया, जो भी लिस्ट निकलेगी उस हिसाब से आपका एडमिशन हो सकता है। अब क्या होगा कि PhD के लिए नेट को कंपलसरी कर दिया गया है, और अब यूनिवर्सिटी को सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट PhD एडमिशन्स के लिए नहीं करवाना होगा। सो गाइज नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो फूड वेस्ट से रिलेटेड है। बेसिकली UN की रिपोर्ट से पता चला है कि 2022 में 1 बिलियन मील जो है ना पर डे वो वेस्ट हो रहा है, और जिसमें कि 783 मिलियन पीपल है ना हंगर के लिए स्ट्रगल करते हैं।
तो इस हमें 2024 के इंडेक्स से ये पता चला कि हम एक दिन में कितना ज़्यादा ग्लोबली फूड को वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो परसेंटेज है ना, वो 60% जो आ रहा है हाउस होल्ड लेवल पे, 60% हाउस होल्ड वेस्ट हो रहा है, 28% जो है वो फूड सर्विसेज से वेस्ट हो रहा है, और 12% जो है रिटेल से वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो G20 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस एंड 1 यूरोपियन कंट्री, इनके पास सूटेबल वो हैं मेथड्स हैं और ट्रैकिंग है, जिससे कि पता चलता है कि ग्लोबली कितना फूड जो है वेस्ट हो रहा है। सो गाइज़, लास्ट न्यूज़ और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अभी रिसेंटली हमने अपना अमूल फ्रेश मिल्क अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया था। अब कल्याण ज्वेलर्स जो हैं वो यूएस में एंटर करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 में। कल्याण ज्वेलर्स का हम सबको पता है, जो ये कंपनी है ये प्लान कर रही है 1 स्टोर ईच इन न्यू जर्सी, शिकागो, जो यूएस में है। ठीक है, और जो ये कंपनी है ये क्या चाहती है, इसके प्लान्स क्या हैं कि ये 6 ज्वेलरी शोरूम्स को खोले ओवरसीज़ में, मतलब कि फ़ॉरेन में, अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, और 130 आउटलेट्स और इंडिया में बनाए। करंटली जो इसके आउटलेट्स हैं इंडिया के अंदर वो 219 हैं शोरूम्स, और ये 130 और प्लान कर रही है खोलने की इंडिया में। सो दैट इज़ इट। सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि हमने बोला था आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट पता चलेगा। सो आज का फैक्ट है, पहले मुझे ये बताओ आप में से डायमंड किस किस को पसंद है? जिसको भी पसंद है उसको 55 सेंचुरी ई पर जाना चाहिए। ये बेसिकली एक प्लैनेट है जो 40 लाइट ईयर्स अवे है। रिसर्च से पता चला है कि ये जो प्लैनेट है ये एक कार्बन बेस्ड प्लैनेट है जो अपने स्टार के बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसकी वजह से जो इसका कार्बन है वो क्रिस्टलाइज्ड हो चुका है। क्रिस्टलाइज्ड होने की वजह से जो इसका इंटीरियर है वो डायमंड फॉर्म में आ चुका है। सो इसका 1/3 ऑफ पार्ट डायमंड फॉर्म में है। सो थैंक यू गाइज। सो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है हमने रिसेंट डेज में ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। हम डेली इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि आपको एक बेटर क्वालिटी की न्यूज़ प्रोवाइड कर सकें। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी सजेशन है जिससे कि हमारी न्यूज़ में इम्प्रूवमेंट हो सके तो आप उसको कमेंट में लिख कर भेजिए। हम आपका कमेंट पढ़ेंगे भी, उस पर रिप्लाई भी करेंगे, और अगर हमें आपका सजेशन अच्छा लगेगा तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। सो दैट इज़ इट। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ओमेगा लाइन 15 फॉर डेली अपडेट्स।